दर्शकों, ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। संपूर्ण कुंडली का विवेचन कैसे करें, संपूर्ण कुंडली को हम किस प्रकार से देखें। आज इस विषय में मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगर मैं जैसी अपना नया वीडियो अपलोड करूं आप तक फौरन पहुंच सके। तो दर्शकों, आओ हम शुरू करते हैं। जैसे ही कोई कुंडली आपके पास आती है तो सबसे पहले आपको एक नजर बेसिक इंफॉर्मेशन पे डालनी है। सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि इस व्यक्ति विशेष के गण किस प्रकार के हैं। 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, जिनसे उनके स्वभाव के बारे में एक आप मोटा आइडिया ले सकते हैं। दूसरी नजर आपको नाड़ी पे डालना चाहिए, जैसे अंत्य नाड़ी है, मध्य नाड़ी है, तो इससे उनके नेचर के बारे में आप जान सकते हैं। तीसरा आपको देखना चाहिए पाया उनका जो जन्म हुआ है, किस पाए में इनका जन्म हुआ है। अगर पाया तांबे का है तो बहुत अच्छा, चांदी का है तो उससे अच्छा। अगर सोने का पाया आता है, जैसे गोल्ड का पाया है, तो ऐसे व्यक्ति विशेष को थोड़ी सी दिक्कत हो सकते हैं, यानी छोटे मोटे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। आगे चल के मैं आपको यही बताऊंगा उपायों के द्वारा आप किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे सोने का पाया, गोल्ड का पाया है, तो ऐसे व्यक्ति विशेष को थोड़ी सी दिक्कत हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। हेल्थ की छोटी मोटी समस्या इनको लगी रहती है। तो आगे चल के इसके बारे में आपको डिटेल में भी बताऊंगा। इसके बाद आपको देखना चाहिए कि कोई ग्रह यहाँ पे प्लेनेटसिक पोजीशन पे आपको ये देखना चाहिए कोई ग्रह आपका वक्री है या नहीं है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, बुध देव जो है, मंगल देव जो है यहाँ पे ये वक्री है, और शनि देव जो है यहाँ पे वक्री है। शनि और राहु हमेशा ही वक्र अवस्था में रहते हैं, वो थे हैं और रहेंगे, हमेशा ही वक्री रहते हैं। इस कुंडली में 2 चीजें आपके वक्री हैं, एक बुध और एक शनि महाराज। अब ये बताया जाता है वक्री ग्रहों के बारे में कि वो 3 गुना ज्यादा फल देते हैं। अच्छा देंगे या बुरा देंगे, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बारे में अलग से वीडियो भी बनाया है, या अभी आगे और भी बनाएंगे जो आप तक पहुंच सके वक्री ग्रहों के बारे में। इसके बाद एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं गोचर, यानी ट्रांजिट्स। अब गोचर के बारे में एक कंफ्यूजन ये रहता है कि गोचर हम कौन से समय का लें, अभी का लें या पहले का लें। तो इस विषय में मैं आपको बहुत क्लियर कट बताऊं। हमारे हमेशा निरंतर चलते रहते हैं। ग्रह हमारे हमेशा निरंतर चलते रहते हैं। जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है तो ग्रह जिस अवस्था में होते हैं उस वक्त एक निश्चित फॉर्मेट में आके कुंडली के अंदर फिक्स हो जाते हैं और एक कुंडली बनती है। यानी प्रेजेंट समय में ग्रहों का गोचर ही जन्म कुंडली होता है। यानी जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति विशेष का जन्म कुछ समय पहले हुआ, लेकिन आज भी ग्रह चल रहे हैं, तो उस समय के ग्रहों की अवस्था और आज के ग्रहों की अवस्था, दोनों अवस्थाओं में फर्क है। तो इसलिए गोचर हम हमेशा प्रेजेंट को ही देखते हैं। जो इस समय के ग्रह चल रहे हैं उनको ही देखा जाता है। जन्म के समय जो ग्रहों का गोचर था उसी से ही आपकी जन्म कुंडली बनती है। तो गोचर हमेशा प्रेजेंट में चलने वाले ग्रहों का ही देखा जाता है। जन्म के समय के ग्रहों की अवस्था और गोचर के समय के ग्रहों की अवस्था जब हम दोनों को एक साथ देखते हैं तो उससे काफी स्टिक फलादेश होने की संभावना रहती है। बहुत अच्छा फलादेश कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो विशेष ध्यान देना चाहिए वो देते हैं हम दशा के ऊपर। दशा जो होती है वो आने वाले किसी भी इवेंट के समय को देखने के लिए कि ये चीज मेरी लाइफ में अगर योग है तो कब होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद ये भी समझा जाता है कि चंद्र कुंडली को देखना चाहिए। चंद्र कुंडली के बारे में मैं आपको एक विशेष बात बताऊं। चंद्र कुंडली जन्म कुंडली से ही बनती है। जिस राशि में चंद्रमा होता है उसको हम लगन बना देते हैं, और सारे ग्रहों की डिग्री अवस्था वक्री है, उच्च के है या नीच के, वैसे ही रखा जाता है। तो लगन कुंडली से ही चंद्र कुंडली बनती है। अब चंद्र कुंडली से संपूर्ण फलादेश, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मेरे को अपना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। अगर चंद्र कुंडली के अंदर चंद्रमा वीक है तो चंद्र कुंडली वैसे ही वीक हो जाती है, थोड़ी उसका प्रभाव कम रहता है। यानी कुल मिला के अगर हम किसी की लाइफ का किसी कुंडली का हम फलादेश करते हैं
तो हमें जन्म कुंडली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए चंद्र कुंडली की बजाय। फिर एक चीज देखा जाता है नमाश। कुंडली के 9वें भाव, जैसे भाग्य भाव 9वें भाव, उसके 9वें अंश से ही नवमास का निर्माण होता है, जो हम भाग्य के लिए और दूसरी चीजों के लिए देखा जाता है। यानी किसी भी चीज की डीप स्टडी के लिए हम D9 चार्ट, इसको हम वर्गाचार या डिविजनल चार्ट भी कहते हैं, तो उस स्थिति में हमें नवमास की आवश्यकता पड़ती है, हमें नवमास को देखना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल स्टेप है जो हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हमें एक नजर गन पे डाल लेनी चाहिए, गन किस प्रकार के हैं, नाड़ी पे डाल लेनी चाहिए, पाया पे डाल लेनी चाहिए, कौन से ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है या अस्त है, आप उनको देख लेना चाहिए। अस्त ग्रहों के बारे में एक विशेष उपाय मैं आपको बताऊं। अस्त ग्रह कभी भी फल नहीं देते हैं, वो कभी भी फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपना अस्तित्व नहीं होता। इसी प्रकार से अब हम इस कुंडली के आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक लगन चार्ट बना हुआ देख रहे हैं, जहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है, यानी लिब्रा, तुला राशि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। यानी जब इस व्यक्ति विशेष का जन्म हुआ उस समय तुला राशि थी, और तुला राशि के अंदर ही चंद्रमा और राहु विद्यमान थे। वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र थे, सूर्य और बुध धनु राशि में तीसरे हाउस में थे, बृहस्पति महाराज छठे हाउस में थे अपनी ही मीन राशि के, और केतु महाराज सप्तम हाउस के अंदर मेष राशि के हैं, और मंगल महाराज अष्टम हाउस में वृषभ राशि के हैं, और शनि महाराज दशम भाव में कर्क राशि के हैं। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कौन सा ग्रह इनका सही है और कौन सा ग्रह इनका वीक है। जब कौन सा ग्रह कारक है, योग कारक है, कौन सा ग्रह मारक है या अकारक है, पहले हम इसको जानेंगे, फिर हम फलादेश करेंगे। तो जहां तक हम बात करें, पहले हम सूर्य देव से स्टार्ट करें, तो सूर्य यहाँ इनको एक खाना मिला हुआ है, यानी ये लाभ के मालिक है और थर्ड हाउस में है, इनको 11th हाउस है, और दूसरा ना केंद्र में आते हैं ना त्रिकोण में आते हैं, और तीसरे ये बहुत अच्छे हाउस में नहीं है। तो इसी वजह से सूर्य देव की जो स्थिति है वो यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे इनको प्रभाव नहीं देगी, और चूंकि वो थर्ड हाउस में है, पराक्रम के हाउस में, तो वहां पे दिक्कत करेगी। उसके बाद हम मून के पास चलते हैं। मून यहाँ चंद्रमा जो है यहाँ लगन में, यानी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और यहाँ राहु के साथ है, ये बेहद खराब योग बनता है। राहु के साथ जब भी चंद्रमा आता है तो उसे हम ग्रहण दोष भी कहते हैं, कि चंद्रमा जो है एक वैसे भी अमावस की ओर जाता जाता हुआ है, यानी ये पक्षहीन है, चंद्रमा में बल नहीं है। और अगर हम चंद्रमा की डिग्री भी देखें, तो चंद्रमा यहाँ 26 डिग्री का है। एक नजर अगर हम सारी डिग्री पे भी डालें, तो सूर्यदेव 13 डिग्री के, चंद्रमा 26 डिग्री के, मंगल 24, बुध 29, बृहस्पति महाराज 21, शुक्र 2, शनि 7 और राहु केतु 27। यानी डिग्री की अगर हम बात करें, कोई भी ग्रह 8 डिग्री से लेके 22 डिग्री के अंदर बहुत अच्छा प्रभाव देता है, और वो अगर 3 डिग्री से कम है या 25 या 26 डिग्री से ज्यादा है, तो उन ग्रहों के फलों में बेहद कमी आती है, वो ग्रह फल नहीं दे पाते और दिक्कत ज्यादा करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मोस्टली ग्रह या तो बाल्यावस्था के हैं या वृद्धावस्था के हैं, तो डिग्री के हिसाब से सभी ग्रहों की में समस्या है। शनि महाराज 61 डिग्री के, लेकिन वो वक्री हैं। बाकी और सूर्य महाराज 13 डिग्री के हैं, लेकिन उनको कुंडली में अच्छा स्थान नहीं मिला। तो एक नजर हमने यहाँ डिग्री के बारे में देखा, अब हम ग्रहों के बारे में देख रहे हैं। चंद्रमा जो है यहाँ पे मेजर वीक है, क्योंकि राहु के साथ है और एक कर्म क्षेत्र के मालिक है, यानी कर्म क्षेत्र 10th हाउस। यहाँ पे शनि महाराज भी है जो वक्री है, इनके जो मालिक है यानी कर्क राशि के जो लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा के साथ है। तो ये दोनों घरों को प्रभावित करेगा, यानी लगन को जो प्रभावित करेगा, राहु और चंद्रमा, ये लगन फर्स्ट हाउस को प्रभावित करेगा। ये हमेशा भ्रमित अवस्था में रहेंगे। वैसे भी अगर राहु की स्थिति यहाँ पे ज्यादा खराब हो जाए, वो जिंदगी की तमाम सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य को लेने में बहुत बेहद दिक्कत पैदा करता है। यानी जो चीज हमें मिलनी चाहिए उसको बहुत विलंब से देता है या नहीं देता, बहुत मुश्किल से यहाँ पे चीजों को मिलना हो पाता है, किसी प्रकार की चीज को, और बुद्धि को बुरी तरीके से ये प्रभावित करता है। अब हम जैसे आगे जाते हैं, तो हम चंद्रमा के बारे में देख रहे हैं। चंद्रमा यहाँ वीक है। इसके बाद मंगल, मंगल को हम जहाँ पे देख रहे हैं, ये अष्टम मंगलिक है,
ये मंगल यहाँ अष्टम हाउस में है, तो अष्टम अंगलिक और मंगल यहाँ पे वक्री है। यानी अगर हमारे ग्रह वक्री हो जाते हैं तो हमें 3 गुना फल देते हैं। वो अच्छे में भी दे सकते हैं, बुरे में भी दे सकता है। अब यहाँ मंगल का प्रभाव ठीक नहीं है, अष्टम हाउस में है, तो हेल्थ से संबंधित समस्याएं मंगल इनको दे सकता है। मंगल यहाँ पे सप्तम हाउस यानी शादी ब्याह का मालिक है और दूसरे हाउस का मालिक है। ये अष्टम हाउस में बैठे हैं, तो इन दोनों ग्रहों से संबंधित यानी शादी से संबंधित और परिवार से संबंधित इनको समस्याएं हो सकती है। अब हम आगे बात करें बुध बुध महाराज की, तो बुध महाराज जैसे हमने ऊपर देखा, ये लगभग आपके 29 डिग्री के हैं, यानी बहुत ही वीक डिग्री है, वृद्ध अवस्था में है, सूर्य के साथ है और केतु महाराज की इनके ऊपर दृष्टि है, केतु महाराज की 9वीं दृष्टि है। तो कुल मिलाकर बुध की स्थिति यहाँ पे बेहद चिंताजनक और मेजर वीक होती है। अब हम बृहस्पति देव की बात करें, तो बृहस्पति देव भी यहाँ 21 डिग्री के हैं, डिग्री के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन इनको 2 हाउस मिले हुए, तीसरा हाउस और छठा हाउस, दोनों ही हाउस इनको दोनों ही हाउसेस ठीक नहीं मिले हैं। लेकिन बृहस्पति महाराज यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, छठे के स्वामी होकर छठे ही हाउस में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो बृहस्पति महाराज अपनी दशा अंतर्दशा में इनको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। अब शुक्र महाराज जो लग्नेश है, यहाँ पे मंगल की राशि में बैठे, सेकंड हाउस कुटुंब भाव में बैठे, इनकी स्थिति अच्छी है। उसके बाद शनि महाराज को हम देखें, ये हालांकि कर्क राशि में है और दशम हाउस से बैठे हैं और ये प्रबल युग कारक है, वक्री है लेकिन प्रबल युग कारक है। पूरी कुंडली के अंदर शनि देव की स्थिति सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये 10th हाउस में बैठे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राहु केतु की। राहु केतु जो लगन में बैठे हैं, अशुभ चंद्रमा के साथ राहु देव बैठे हैं, तो इनकी स्थिति काफी वीक है और ये काफी बुरे परिणाम इनको दे सकते हैं। जिंदगी की जितनी भी सुख सुविधा इनको मिल सकती हैं, मिलनी चाहिए, ये उन हर स्थिति में विलंब पैदा करेंगे। विशेषकर बुद्धि में फर्स्ट हाउस बुद्धि का, सप्तम हाउस विवाह शादी में विलंब, विवाह दिक्कत, पंचम हाउस बच्चे संतान संतति उनमें दिक्कत, नवम हाउस भाग्य उनमें दिक्कत। यानी राहु देव की शांति करना इनके लिए परम आवश्यक है, लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, लाइफ में अच्छी सुख सुविधा या अच्छा लेने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो 11th हाउस होता है, 11th हाउस जो होता है वो लाभ का होता है और लाभ का हाउस जो होता है वो लाभ के साथ साथ छोटी मोटी तकलीफ भी दे सकता है, यानी छोटी मोटी बीमारी, कोई विशेष बड़ी बीमारी नहीं देता। अब उनकी जो स्थिति है वो 3rd हाउस में बैठे हैं, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण कुंडली का फलादेश करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बताए। आप अपनी कुंडली देख के ये डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिससे लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और आपको ऐसे ही मैं और वीडियो डालता रहूंगा ज्योतिष की आगे की जानकारी के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।